तो 2 साल तक भी हम रिक्रूट रहते हैं जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं आता है। भी यार आपने कर दी है तो आपकी पेंशन बैन हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न में इस कॉलम को हमेशा ध्यान से भरें। अब आपने आइडेंटिटी कार्ड गलत यूज किया है या आपने लिक्विड कार्ड गलत यूज किया है, घर में कटिंग कराई है, कपड़ा धोया, उसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है। इसलिए कि आप आर्मी के हो, आप घर के नहीं हो। कि जब हम सैनिक होते हैं तब की बात अलग है, सैनिक नहीं होते तब की बात अलग है। दोस्तों आज का वीडियो हम सब के लिए है, जरा ध्यान से सुनना, कान खोल के भी सुन लेना। यदि आप पेंशन आते हैं तो किन किन कंडीशंस में आपकी पेंशन रुक सकती है। यानी बहुत सारी कंडीशन देखी होगी जो डॉक्यूमेंटेशन या लाइफ सर्टिफिकेट हम प्रोसेस नहीं कर पाते, लेकिन एक ऐसी चीज है कि हम कोई क्राइम करते नहीं है, क्राइम हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, हम यहाँ आते हैं, हम बड़ी उत्तेजना में रहते हैं। सिविल में आने के बाद हमारे बहुत सारे घरेलू मसले रहते हैं, जमीन के मसले रहते हैं और दूसरे तमाम तरीके का। हम रोड पे जाते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है और हम कितना झगड़ा कर सकते हैं, कहीं हम ऐसा झगड़ा तो न करें कि हमारी पेंशन बंद हो जाए। हाँ जी दोस्तों, आपके ऊपर इस बात का खतरा है। सामने वाला फ्री हो सकता है लेकिन आप फ्री नहीं हो, क्योंकि दोस्तों और बहुत से संगठन में रह करके, संगठित होकर के सैनिक कुछ वॉयलेंट करते हैं, यानी कुछ उग्र प्रदर्शन करते हैं। वहां भी आपने आज ये समझना होगा, सोचना होगा कि हम करें या नहीं करें, करें तो कितना करें, हमारी इलास्टिसिटी मेंटेन होनी चाहिए। और इसी सारे सवालों के आपको जगाने के लिए हमारे साथ हैं सेना के ऑनरी कैप्टन है ओम प्रकाश जडेजा साहब, और लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं, एएफटी जयपुर में है और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका, जडेजा जी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। जय हिंद साहब जी, वेलकम। दोस्तों साहब का चैनल भी है एक, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हो, लीगल चीजें डालते हैं। तो सबसे पहला साहब आपसे सवाल है कि जैसा कि कहते हैं कि सीसीएस अंडर आर्टिकल 351 सीएसआर रूल ए ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अधीन है हम सब। हमें कौन कौन से क्राइम से बचना चाहिए, हमारी कौन कौन से क्राइम में हमारी पेंशन को खतरा है, इन सब चीजों को, क्योंकि आप बहुत सारे सैनिक संगठनों से भी जुड़े हैं, सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, तो सैनिकों के लिए क्या हिदायत देना चाहते हैं सर आप? साहब जी, जैसा कि सभी सैनिकों को पता है कि जब हम आर्मी के अंदर इनरोल्ड हो जाते हैं तो हमारा एक है जो वेरिफिकेशन जाता है पुलिस के अंदर, और पुलिस हमारा वेरिफिकेशन जब तक नहीं आता है तो 2 साल तक भी हम रिक्रूट रहते हैं जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं आता है। और जिस दिन वो वेरिफिकेशन आ जाता है उसके बाद में हमारी कसम परेड होती है, और कसम परेड जैसी हमारी हो जाती है तो उस दिन के बाद में हमारे को, जब तक हम आर्मी में रहते हैं तब तक हमारे को जो है, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, जो नागरिक है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो हमको नहीं मिलते हैं टिल डेट जब तक कि हम पेंशन नहीं आ जाते हैं। अगर हम मानव अधिकार से अलग हो चुके हैं उस टाइम से, और जब हम वापस आ गए हैं तो वापस आने के बाद में हमने वो क्राइम नहीं करना है जो क्राइम कन्विक्टेड होने के बाद में, मतलब कम से कम 7 साल 10 साल बाद में आपका आजीवन, इस तरह के जो क्राइम है, जो मतलब वहां से सीधे ही आपका है, जो कोई वो जज के पास में या कोर्ट के पास में आपका एड्रेस नहीं होता। हाँ, आपका आइडेंटिटी कार्ड ले लेते हैं कि भाई हाँ आप एक्स सर्विसमैन है, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है वो सीधी आपके वहां के सोल्जर बोर्ड को, आपके डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड को, आपके स्टेशन हेडक्वार्टर को, आपके आर्मी हेडक्वार्टर जेक ब्रांच तक पहुंच जाती है, उसके थ्रू आपके रिकॉर्ड में पहुंच जाती है, और उसके अंदर है जो बाद में आपकी पेंशन बैन हो जाती है। इस पर सिस्टम के अंदर इसमें ऑलरेडी दे दिया है कि आप कहीं कन्विक्टेड है या नहीं है। अगर आपने है का टिक कर दिया है तो आपको कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी है, आपने कर दी है तो आपकी पेंशन बैन हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न में इस कॉलम को हमेशा ध्यान से भरें कि आप कन्विक्टेड है कि नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे जो क्राइम है उसमें कोई पेंशन बंद नहीं होती है, और जिस दिन आप वापस रिलीज होते हैं उसी दिन पेंशन आपकी रीस्टैब्लिश हो जाती है। दोस्तों अभी ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा यदि आप स्पर्श के जरिए लाइव सर्टिफिकेट भरते हैं, हमारी अंग्रेजी कितनी है और हमारा कानून हमें उतना नहीं पता, हमसे एक सैनिक है, लिमिटेड है, उसमें लिखा रहता है कि वेदर कन्विक्टेड आर यू, मतलब आप कहीं कन्विक्टेड तो नहीं है, यस और नो का कॉलम होता है। यदि आपने गलती से यस दबा दिया तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से एक्ट में थे, आपका क्या डॉक्यूमेंट है, कोई नहीं पूछेगा, पेंशन बंद हो जाएगी।
तो कन्विक्टेड वेदर कन्विक्टेड इसका याद रखना। और स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि जैसे आप सेना में भर्ती होते हो आपकी प्रक्रिया वेरिफिकेशन से शुरू होती है और जब तक सेना वहां पर रहते हो तो आप डीएसआर यानी आर्मी रूल्स के अंदर रहते हो, उसके बाद फिर पेंशन आ जाते हो तो सीसीएस रूल जो 1972 वो लागू हो जाता है। उन्होंने कहा है कि बड़ा यदि आपको सजा मिलती है तो उसमें आपके लिए यानी पेंशन बंद हो जाएगी और जब रिलीज हो जाओ तो शुरू। अब मैं एक एक सवाल पूछूंगा, जैसे कि आपका कोई खेती का मसला है और किसी से आप लड़ नहीं रहे हो, सामने वाले का इंटेंशन है 4 लोग आपको पीट रहे हैं और आपने किसी को मार दिया और अगला बंदा भगवान को प्यारा हो गया, क्या आपकी पेंशन बंद होगी? सर ऐसा है कि ये चीज डिपेंड करती है ऑन द जस्टिस में अगर आप प्रूव करते हैं कि प्रूव कर देते हैं कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है, बेशक आपने गोली भी चलाई है, जब 20 आदमी आपको मारने आ रहे हैं तो एक सैनिक क्या करता है अपने पास जरूर एक हथियार रखता है। कई मतलब लोगों के पास में आर्मी से इश्यू करवाए वेपन्स है, तो अगर वो सारा जो सिस्टम जो भी हुआ उसके साथ में उसको कोर्ट में प्रूव करना जरूर है। अगर जज इसमें मतलब बिल्कुल सहमत हो जाता है कि नहीं इन्होंने अपने डिफेंस के अंदर ये काम किया है तो आपको सजा भी नहीं होगी और जो होगी तो उसकी लिमिटेशन है और लिमिटेशन के बाद में आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। ओके सर, पेंशन बंद यदि एक बंदा अरेस्ट होके पुलिस थाने में जाता है और उसको जेल होती है और 6 महीने बेल नहीं होती है तो क्या इस पीरियड में उसकी पेंशन बंद होने का चांस है? क्या जब तक जज का कोई पूरा आदेश नहीं आता तब तक उसकी पेंशन चालू रहेगी? सर जब तक उसका जो फाइनल सेंटेंस क्लियर नहीं होता है और वो सेंटेंस जाता है वहां कोई हमारी ये जो पनिशमेंट या ये जो प्रोसीजर है ये नहीं जाता है। जो वर्डिक्ट है वो वर्डिक्ट जाता है आर्मी के जैक ब्रांच के अंदर कि इस बंदे के अगेंस्ट में ये वर्डिक्ट पास हो गया है, इस कोर्ट के द्वारा हो गया है, आप इसका आगे की कार्रवाई कीजिए। ओके, जैसा कि कहा कि फाइनल सेंटेंस यानी फाइनल जो ऑर्डर होता है वो जाता है जैक ब्रांच से होते हुए। अब मैं दूसरा सवाल करता हूं कि बहुत सारे लोग हैं फ्रॉड करते हैं या देशद्रोह करते हैं या उन्हें सेना के बारे में कुछ पता है यानी सेना का उनके पास नॉलेज है, आई कार्ड सोल्जर बोर्ड से मिलता है, यदि आप इन सब चीजों का मिसयूज करते हैं तो आपकी पेंशन के लिए क्या खतरा, आप उनके लिए क्या हिदायत देना चाहते हो? देखो इनमें भी देखो साहब हम लोग कन्विक्टेड कहाँ होते हैं, सिविल के अंदर हम आ गए हैं तो सिविल के अंदर हम आ गए तो अभी हमारे ऊपर जैसे ही मानव अधिकार हमारे को रिलीज हो गया है, ह्यूमन राइट रिलीज हो गया है तो हम लोग किसी भी ऑफेंस के अंदर कन्विक्टेड हो सकते हैं अगर वो प्रूफ हो जाता है तो। अब आपने आइडेंटिटी कार्ड गलत यूज किया है या आपने लिक्विड कार्ड गलत यूज किया है या आपने कोई भी चीज है जो संविधान के खिलाफ की है आप कन्विक्ट हो सकते हैं। उसके लिए जो पनिशमेंट है वो लोअर है, ठीक है ना, बेल भी हो जाती है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप है जो बोला मैं तो फौजी हूं मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, पहले हम लोग फौज देखो फौज हेयर कटिंग वॉशिंग अलाउंस क्यों देती है आपको, राशन अलाउंस क्यों देती है, क्योंकि आप फौज के हो। आप किसके हो, फौज के हो, तो आपने घर में कटिंग कराई है, कपड़ा धोया, उसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है इसलिए कि आप आर्मी के हो, आप घर के नहीं हो। जिस दिन आपके ऊपर रिलीज होने के बाद में ह्यूमन राइट्स आपको रिलीज हो जाएगा तो आपके साथ में ये सारी चीजें लागू हो जाएगी। आप कहीं आर्मी का कोई पीछे का केस ओपन होता है उसमें आप कन्विक्टेड पाए जाते हो तो भी दोबारा आपको अरेस्ट करके वापस जाके आपके ऊपर कोर्ट मार्शल का केस चल सकता है और ये चीज हमारे साथ में हुई है जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसा दोस्तों ये भी कहा कि नहीं आप रिलीज होकर आ जाते हो लेकिन आपके कोई पिछले केस उठ जाते हैं तो आपको फिर फौज की प्रक्रिया से और कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, जैसे आपके मन में होगा कि आजकल बहुत सारे सैनिक संगठन बन गए और कुछ सैनिक संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के साथ ज्ञापन देते हैं और कुछ रोडों पर थोड़ा वायलेंट होते हैं, उग्र होते हैं और वहां पर आप कोई एजिटेशन कर रहे हो और आपके पास 500 लोग रोड पे जा रहे हो, किसी ने सामने वाले से या कोई फायरिंग कर दिया या इंटेंशनली आपने किसी पुलिस कर्मी है या कोई भी आदमी खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर सैनिक संगठन को आप क्या राय देना चाहते हो, किस तरीके के इन चीजों से बचना है? सर देखिए यहाँ पर 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ होती है। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे आसपास में 2 चीजें होती है, एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, एक कोई सिविल की प्रॉपर्टी है। अगर सिविल प्रॉपर्टी डैमेज करेंगे तो वो कोर्ट में जाएगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हम डैमेज कर नहीं सकते। इसका मैं एग्जांपल दूंगा साहब, बिल्कुल ही कि जिस दिन हम कसम खाते हैं, आपको पता है आप सेना से आप कैप्टन है,
आपने जब गीता पे अपने धर्म पे हाथ रख के और तिरंगे झंडे के सामने आपने कसम क्या खाई थी कि जब तक जीऊंगा, आपने ये नहीं बोला जब तक नौकरी करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक मैं देश की, अपने ऊपर के अधिकारी की जो भी आज्ञा मिलेगी, जल थल नभ से होते हुए मैं अपने सरहदों की और अपने देश की रक्षा करूंगा। अब देश की रक्षा के अंदर ये सारे संसाधन आ जाते हैं जो गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट किसकी है? वो पब्लिक की है, गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल की नहीं है। सैनिक सरहद में भी उतना ही जिम्मेवार है, सैनिक सिविल सोसाइटी में उतना ही जिम्मेवार है। इसलिए इसमें एक प्रोविजन और है, अगर आप आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं या आप मतलब एक ओहदा रखते हैं, क्लास 2 गजेटेड अफसर या गजेटेड अफसर, आपके सामने क्राइम हुआ, उस बंदे को आप अरेस्ट करके पकड़ के जाके पुलिस स्टेशन में दे सकते हो, और यू आर द फर्स्ट विटनेस, यानी कि प्राइमरी विटनेस भी आप बनते हो कि इसने ये क्राइम किया है और मैं इसको लेके आया, और वो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और उसके ऊपर आगे उसकी कार्रवाई होगी। ये सिविल सोसाइटी ने आपको मतलब रूल दिया हुआ। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बिल्कुल कहा कि आपने जब कसम खाई है तो वो आपके लिए आजीवन है कि आपने समाज और सोसाइटी और प्रॉपर्टी और सामने चीज़ों को अलग ढंग से, आपका नज़रिया अलग तरीके का होगा, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस भी दूसरी, और आपसे इन सब चीज़ों को, जो भी आप एजिटेशन करते हो या कहीं भी जाते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सरकारी संपत्ति है या किसी की संपत्ति है, उसका दुरुपयोग किसी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। और सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे केसेस, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो जिसकी पेंशन बंद हुई हो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, कोई इस चीज को थोड़ा लोग गंभीर लें कि हाँ पेंशन बंद हो सकती है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है सर? बिल्कुल सर, मैं उसको दूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, बट ये 10 साल का कन्विक्टेड हमारा एक बंदा था, उसने जो सीधा पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बोला कि भी मेरे को 2 पनिशमेंट मिली है। क्या मिली भाई? एक ही ऑफेंस के अंदर 2 पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। तो उसके वकील ने क्या बोला, 2 पनिशमेंट क्या हुआ? एक तो मेरे को 10 साल की सजा मिली और दूसरी मेरे को मतलब पेंशन बंद हो गई। 2 हो गई ना। जब कोर्ट ने उसकी हियरिंग की तो कोर्ट लास्ट में अपने उस कन्विक्शन में क्या आया, वर्डिक्ट में क्या आया कि भाई आपने जो ऑफेंस किया है, इस ऑफेंस को अगर आप नहीं करते तो आपकी पेंशन बंद नहीं होती। ये तो एक ही ऑफेंस हुआ ना। दूसरा तो ये ऑफिशियली जो ऑलरेडी आपके ऑफेंस से पहले लिख चुकी है, गवर्नमेंट का रूल है, संविधान का रूल है, उसको तो ऑबे करना पड़ेगा भाई। और अब आप बाहर आए हो तो आपका है जो रिस्टैब्लिश कर दिया गया, तो गवर्नमेंट ने उसको डबल क्राइम नहीं माना, यानी सॉरी कोर्ट ने डबल क्राइम नहीं माना। उस केस को मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, आप चाहे तो कभी आगे उस केस को साथ में लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा उन्होंने कहा कि यदि आप कोई मानवीय पहलू रखते हो कि मेरी फैमिली बच्चे क्या हैं, या आप ये बोलते हो कि हमें डबल सजा मिली, एक तो हम अंदर कारावास में रहे और हमारी पेंशन भी बंद का मतलब वो आपकी आगे रिकवरी नहीं हो सकती है, तो इस तरीके के सैनिक के साथ होता है। तो जरा आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और जैसा कि सीधा क्या है कि अभी अक्टूबर के जैसे सीनियर सिटीजन अक्टूबर में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, नवंबर में सभी 80-90% करते हैं, तो वेदर कन्विक्टेड का एक बार पूछ लेना। यदि आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाते हो और किसी ने उसको यस कर दिया तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, और चालू करने के लिए आपको कहते हैं ना फौज में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। और दूसरा सर एक बड़ा पहलू है, देखने में आ रहा है कि पुलिस कभी भी सैनिकों को, किसी एक्स सर्विसमैन या सर्विंग सोल्जर है उनके ऊपर इस तरह की जाति करती है, तो क्या कभी आपकी बार एसोसिएशन इस प्रकार का कभी उनकी तरफ से कोई कंडेम नहीं आया मुझे कि ये एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो न्यायपालिका के साथ काम करता है, इसने कभी भी इस प्रकार का उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं आया, इसके बारे में आप क्या समझ सकते हो? जैसे अभी ग्वालियर और जयपुर में एक घटना हुई थी सर न्यायालय का मतलब ऐसा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है अपना, मैं इसका दुर्भाग्य मानता हूं खुद इसका मेंबर होते हुए। क्यों कि इसके अंदर कम से कम है तो 20% से ऊपर हमारे लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे के कोर्टों तक एक्स सर्विसमैन है, चाहे एयरफोर्स से है, नेवी से है, आर्मी से है। और इसमें एक बात और बता दूं साहब, एक साल में लाख आदमी लॉ करके निकलते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर 10% भी टिक नहीं पाते हैं, बिकॉज लॉ इज नॉट मतलब एक सिंपल सब्जेक्ट, बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है कि हर कोई आदमी उस पर टिक नहीं पाता है। लेकिन ये नहीं बोलना गलत है। अब इसके अंदर सर मैं एक बात आपको जोड़ना चाहूंगा
कि जब हम सैनिक होते हैं तब की बात अलग है, सैनिक नहीं होते तब की बात अलग है। अब हम कंडेम करें तो किस कंडेम करो? जो फौजी के साथ में गलत हुआ उसको तो देश ने कंडेम किया है, जो भी समझदार थे सबने कंडेम किया है। लेकिन सिविल सोसाइटी में अगर आप उस तरह का व्यवहार एज ए सोल्जर करते हो तो फिर वो आपके साथ में कौन होगा साहब? कोई नहीं होगा। सिविल में होते हुए आप ये जो आपको ऑथराइज नहीं है, फिर अगर हम हीरोगिरी करते हैं तो वो हीरोगिरी तो चलेगी नहीं साहब सिविल के अंदर। हाँ, जो ये पिछले 4-5 केस हुए अभी 1 महीने के अंदर, इसके अंदर जो बार काउंसिल नहीं बोली है, ये दुखद घटना है। और मैं भी अपने सोर्स से जो भी मेरे जैसे मनन मिश्रा जी है, जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के है, हम वहां तक आज भी ये संज्ञान मेरे को संज्ञान में था, लेकिन आज मेरी और आंखें खुली कि भी आपने ये अच्छा रूट दिया कि मैं भी अपनी तरफ से एक चिट्ठी उनको लिखूं कि क्यों नहीं आप इसको कंडेम कर, जो सभी सोल्जर के साथ होता है और सारे वकीलों को भी करना चाहिए। क्योंकि वकीलों की यूनिटी देखें तो हमसे कितनी गुना जना साहब, अगर बिहार में एक वकील को थप्पड़ लग जाता है पूरा हिंदुस्तान की कलमा डाउन हो जाती है। करेक्ट करेक्ट सर, इसी बात को मैं कह रहा था आपके साथ, बिल्कुल सही बोला आप। तो ये हमारे अंदर क्यों नहीं है? राजस्थान में घटना हुई है तो बाकी स्टेट खड़े क्यों नहीं हुई? बाकी स्टेट ने कितनों ने ज्ञापन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये गलत हुआ है, बाकी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, और होता ये सब जगह है। तो ये हमारी खुद की भी कुछ अपनी कुछ कमजोरी है कि हमें उनको साथ में लेना चाहिए। जब हम पहल करेंगे सबके लिए तो सब हमारे लिए करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम पहल करेंगे इंडिविजुअल के लिए तो बाकी भी इंडिविजुअल के लिए करेंगे। आप सबके लिए करोगे, सब आपके साथ में आएंगे। आप अपने लिए करोगे तो साहब आप भी अपने लिए करो, वो भी अपने लिए। दोस्तों, जैसा कि मैं इनको सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन कहूं या एडवोकेट कहूं, जो हमारे एक अपनी फैमिली से हैं, और मैंने चाहा मेरे मन में था ये सवाल, जो मेरी पर्सनल डिस्कशन हो रही थी कि क्या आज सैनिक आ गए हैं, और सैनिक जब रोड पे आ गए तो सैनिकों को कोई हजम नहीं कर पा रहा है, ना ही राजनेता कर पा रहे हैं, क्योंकि ये और दूसरा पुलिस प्रशासन भी सोच रहा है कि हमसे सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट की वजह से बाकी सैनिक इंटेंशनली कहीं भी गलती नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी आपके लिए एडवाइज है, फिर भी आपके लिए एडवाइजरी है कि ये नया स्टार्टअप है, पुलिस भी आपके साथ किस तरीके से कर रही है, और समाज तो आप समझ सकते हो किसके साथ खड़ा होता है नहीं होता है। हमने एक निवेदन किया था कि बड़ी जुडिशरी में पावर होती है, और जितने मैं बार एसोसिएशन को देखता हूं बड़ी स्ट्राइक करते हैं, कहीं भी किसी को भी, पुलिस वाले को भी पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आज फौजियों के साथ कभी होता है तो इस तरीके की आवाज आपकी बार काउंसिल में उठनी चाहिए, पूरे देश में उठनी चाहिए। लेकिन अब हमारा दोहरा कर्तव्य दोस्तों ये है कि हमें उसी तरीके से एक फौजी बन के रहना है, चाहे हमारे तन पे वर्दी है या नहीं है, लेकिन हमारे मन पे, हमारे व्यवहार पे वर्दी, क्योंकि वो जो वर्दी है वो हमारा अनुशासन, और इसके बाहर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जो चीज पाना चाहते हैं और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपका वो डाइवर्ट होगा। इससे आप कितना सर इत्तेफाक रखते हो जो हमने कहा है? सर मैं एक चीज आप हाँ बिल्कुल बता, अभी मैं थोड़ा एक ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जो सब सैनिकों को, आपका वीडियो सैनिक भी देखते हैं जो सर्विस के अंदर भी है, जब भी आपके साथ में ये घटना घटती है, जब आप पुलिस के घेरे में आ जाते हो, अगर एसएचओ नहीं भी जानता है तो उसको सीधा बोलो भाई सीआरपीसी की पैरा 77 अपना 475/1 आप खोल लो कि मेरे राइट क्या है, आपके राइट क्या है। उसके बाद उसको बोलो कि आप अपना पुलिस मैनुअल खोल लो। पुलिस मैनुअल के अंदर जो अर्निंग चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर सिविल कर्मचारी क्या करना, फौजी क्या करना है, गांव का तो क्या, शहर का करना है, नजदीक में क्या, सब कुछ उस चीज में लिखा हुआ है, जो मैनुअल है, जो पुलिस का अपना बनाया हुआ है। उसके बावजूद भी वो करते हैं। जब आपको मजिस्ट्रेट को पेश करते हैं, हो सकता है मजिस्ट्रेट के नॉलेज में ना हो, तो मजिस्ट्रेट को भी आप अपनी सीआरपीसी की 197/2 धारा 1973 की याद दिलाइए। अब नई वाली लगती लगेगी, टाइम लगेगा कि साहब इस धारा को देखिए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। कौन? मजिस्ट्रेट। तो यहां से फिर आगे क्या आता, हमारा आर्मी एक्ट आता, नेवी एक्ट आता, और अपना ये कोस्ट गार्ड एक्ट आता है। तो अपना आर्मी एक्ट का बिल्कुल 69 और 70 इसमें बिल्कुल लागू होता है, एयरफोर्स का 72 और अपना कोस्ट गार्ड का 50। अब मैं इसके आगे थोड़ा और आना चाहता हूं कि तीनों सेना के लिए कंबाइंड एक डीएसआर है अपने लिए, वो किसी सेना के लिए नहीं है, वो तीनों सेना के लिए, डिफेंस सर्विस के लिए। तो वहां पर आप फिर उस चीज को फिर जहां कहीं होते हो तो कम से कम अपने कानून का सहारा लो कि भाई डीएसआर 397 निकालो प्लीज, कहीं है तो, नहीं तो पास की यूनिट से मंगा लो, डाउनलोड कर दो सब सिस्टम में, और ये 395 मेरा क्या राइट है, क्या नहीं है, क्या आपका है, पता चल जाएगा। सेकंड चीज,
जब आपके ऊपर वहां यूनिट में आपको एनरोल कर दिया जाता है और जब आपकी ट्रायल होती है वहां पर, तो वहां पर भी ट्रायल सर्विंग सोल्जर की तरह नहीं होगी। जो क्राइम आप सिविल में करके आए हो, सिविलियन के साथ करके आए हो, उसकी ट्रायल का जो डीएसआर का पैरा 418 और 419 उसकी तहत क्रिमिनल कोर्ट बैठेगा, न कि आर्मी एक्ट के बाकी एक्ट की तरह। इसमें डीएसआर बहुत बड़ा रोल करता है कि जो आप बाहर से अरेस्ट हुए हो, आपको अंडर हैंडओवर किया है, हैंडओवर होने के बाद में आपकी गाइडलाइन डीएसआर सबसे पहले। तीसरी बात बता दूं, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तीन चीज को प्राइमरी एविडेंस मानते हैं। डीएसआर सबसे पहले, आर्मी एक्ट या जो भी एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, और आर्मी रूल, नेवी रूल और अपना एयरफोर्स रूल, ये तीनों हैं जो प्राइमरी एविडेंस है हमारे। इसके साथ में हमारे कोर्ट पे सबसे पहले इन पे मानेगी, बाकी आपके आर्मी ऑर्डर क्या कहते हैं, एसआई क्या कहते हैं, एओ क्या कहती है, उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। उसको आप सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर यूज कर सकते हो, दलील दे सकते हो, बट कोर्ट माने ना माने ये कोर्ट के जज के ऊपर डिपेंड है। ये मैं सर ऐड करना। बिल्कुल दोस्तों, आप बड़ा डिटेल में सर ने समझाया कि आपके साथ पुलिस के साथ कुछ वार्तालाप होता है तो आप उनको CRPC 192.2 के बारे में और पुलिस मैनुअल के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि हमारे जो भी चीज़ें हैं डिफेंस सर्विस रेगुलेशन और आर्मी रूल्स, एयरफोर्स रूल्स और नेवी रूल्स पर चलते हैं। उन्होंने कहा ये इस तरीके की चीज़ें हैं और आप लीगली आप इनसे बात करना चाहते हो, इनका नंबर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे चल रहा है दोस्तों। तो ये जो जानकारी थी, ध्यान रखना, कभी आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, ध्यान रखना, यदि आपके साथ भगवान न करे इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती, इंटेंशनली फौजी कभी गलत नहीं करता है, लेकिन आपको अवेयर रहना है, आपको मालूम होना ये हो सकता है, क्योंकि अभी अवेयरनेस का युग है। हर प्रकार की अवेयरनेस, आपके फाइनेंशियल की चीज है या आपके साथ और इनजस्टिस हो रहे हैं, आप इन चीजों को समझना है और आगे संगठित होकर बढ़ना है। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।